अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असगर और आपने पहला पोर्शन देखा हमारा जिसमें हमने रमीज राजा के साथ के हवाले से बात की और बहुत ढेर सारी बात की और बिल्कुल इसी तरह से बात की जैसे वो हमारे साथ बैठे हुए थे। और वैसे तो हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अली जाफर साहब बैठे हुए हैं। और नाज़रीन, हम बातों का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं और रमीज राजा के बारे में बात हो रही थी और जरा सा रमीज राजा को छेड़ के उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा अली, आपकी इजाजत से मैं एक ये बात जरूर करूंगा जो पिछले व्लॉग्स में मैं करता रहा हूँ, लेकिन आप क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आपका, ऑन फील्ड भी है और सारा कुछ है, तो असल में रमीज राजा जो हमें लगता है ना कि बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए, उसका ये बेस्ट पार्ट ये है कि उसको हर ग्राउंड में हर पिच पे खड़े होके दुनिया की हर पिच पे हर प्लेयर के साथ हर ड्रेसिंग रूम के साथ हर जगह पे बात करने का और खुल के घूमने फिरने का मौका मिला हुआ है। तो जितना अच्छा इस दुनिया की क्रिकेट को रमीज राजा जानता है, पीसीबी के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बंदा इस हद तक ग्राउंड लेवल पे पिच के ऊपर अपने बूटों के साथ खड़ा, बड़े ब्रांड बूट बूट पहनता, बड़े अच्छे जूते पहनता, वो जूतों के साथ खड़ा होके जो है, हालांकि इजाजत नहीं होती आपको, इजाजत नहीं होती ड्रेस शूज पहन के जो है आप उसमें ग्राउंड के अंदर घुसे, वो पिच पे खड़ा होता है, चलो कोई बात नहीं लेकिन वो खड़ा होता है, उससे उससे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा कोई नहीं हो सकता। तो अभी हमने जो दो गोरे, बल्कि एक गोरा और एक काला कंसल्टेंट्स लिए हैं, जिनको अब हम कोचेस नहीं कह रहे, हम उनको कंसल्टेंट्स कह रहे हैं। तो मुझे तो लगता था कि शायद इसको भी कंसल्टेंट होना चाहिए और कोई मेन जो जो ऑपरेशंस हैंडल करने में रमीज फंस गया तो उलझ के रह जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे बड़ा एक्सपीरियंस है लोगों को उलझाने का, अच्छे लोगों को उलझा के सिस्टम में फंसाने का। तो अगर वो एज एन एक्सपर्ट रहता या वो एज अ कोच रहता, कोच से मुराद ये नहीं है, कोच से मुराद ये है कि वो बैठ के बताता, स्ट्रेटजी प्लान करके देता, ज्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि सिस्टम तो पाकिस्तान के किसी भी इदारे का सिस्टम तो इतना अजीबो गरीब है कि वो उसमें फंस के तो आप बहुत बुरा फंसेंगे। हम देख रहे हैं पॉलिटिशियंस भी हैं, बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन वो सिस्टम बिल्कुल। की नजर हो जाते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि मेरा आपकी बात से 200% इत्तेफाक है। 200% इत्तेफाक है। और मैं आपको एक अर्ज करूं कि रमीज राजा की वाकई प्रेजेंस मैं फील करता हूं कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की वजह से उनका रोल थोड़ा सा लिमिट हो गया है, थोड़ा सा कन्फाइन हो गया है। रमीज राजा हो गए, वसीम अकरम हो गए, ये ऐसे लोग हैं कि जो जहां पर भी टूर पे होते थे, अगर कमेंट्री पैनल पे भी गए हैं, तो इनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा बेनिफिट करती थी। प्लेयर्स इनसे बात करते थे और उनसे बात करके खासतौर पे एक ऐसे शख्स को जो पूरी दुनिया फिरता है, ट्रैवल करता है, उन लीग में जहां हमारे प्लेयर्स अलाउड नहीं होते वहां पे भी आईसीसी कमेंट्री पैनल की वजह से उनको एक्सेस होती है, हमारे प्लेयर्स को नहीं होती। जो मेरा पॉइंट है कहने का वो ये है कि इरफान साहब, ये बात शायद बहुत से सुनने वालों को अच्छी ना लगे जो मैं अब करने लगा हूं, या शायद हमारे जो सुनने वाले हैं वो डिसएग्री करें इससे, लेकिन मजे की बात ही ये है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि बात पूरी पूरी होनी चाहिए, और जहां हमसे इख्तिलाफ करने वाले होंगे वहां पर हमारी तायीद करने वाले भी होंगे, वहां हमारी बात ट्रू। से एग्री करने वाले। ट्रू। देखिए यार, इरफान साहब जब नेशनल टीम में आता है ना, और उसके पीछे एक लंबा फर्स्ट क्लास का करियर होता है, हर प्लेयर के पीछे नहीं होता, बस बहुत से प्लेयर्स के पीछे होता है। कई दफा उसको लिटरली कोचिंग की जरूरत नहीं होती। मैं आपको एक अर्ज करूं कि एक कोच आके बाहर से बाबर आजम को क्या सिखाएगा? टेक्निक सिखाएगा? मतलब वो बाबर आजम को कट मारना सिखाएगा, हुक क्या मारना सिखाएगा? सिखाएगा? जिसका वो किंग है, आई मीन वो क्या सिखाएगा? मतलब कोई भी कंसल्टेंट होगा वो आके क्या दुरुस्त करेगा? 90% की रोल एनालिस्ट का होता है, एनालिस्ट का। और मोस्ट क्रूशियल रोल थेरेपिस्ट का होता है। मैं आपको अर्ज करूं, दो चीजें हैं जिन एस्पेक्ट्स को एक टीम अगर समझ जाए ना, कोई टीम को पकड़ नहीं सकता। एक चीज एनालिस्ट। एनालिस्ट क्यों? उसने सिर्फ बाबर आजम को यह बताना होता है कि हल्का सा तुम्हारा बल्ला ऊपर है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लो, थोड़ा सा बैक लिफ्ट जो है तुम्हारी ज्यादा ऊपर जा रही है, आगे 148 वाला बॉलर है, जब तुम फलां बॉलर को खेलोगे, यानी फॉर एग्जांपल तुम मिच स्टार्क को खेलोगे, तो अपना बैट थोड़ा सा लो रख लो। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बॉलर है जिसको लेट मूवमेंट मिलती है, आप उसको यही नसीहत करेंगे कि इसको लेट से लेट खेलो।
किसी की उंगली रीड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल किसी का, एनालिस्ट का ये रोल है वो बता दे कि यार ये लेगी है ना, तुमसे रीड नहीं हो रहा, अगर हाथ का ये हिस्सा नजर आ रहा है तो समझ जाओ कि तुम्हें लेग ब्रेक पड़ने वाली है, ठीक है। और अगर हाथ का ये हिस्सा सब नजर आ रहा है तो समझ जाओ तुम्हें रॉन्ग वन आने वाला है, तुम्हें गुगली आ रही है, ठीक गूगली है। आ रही। ये सिर्फ ना हाथ रीड करना, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स कराना, पुराने टूर्नामेंट कोई किसी को प्लेयर नहीं बनाता। ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स, ये छोटी छोटी जो चेंजेस होती है ना, ये आपको इंप्रूव कराती हैं। दूसरा, थेरेपिस्ट क्यों? देखें, इंफॉर्मेशन जो है ना इरफान साहब, वो बहुत ज्यादा फैल चुकी हुई है। जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, उनको भी हर जगह से खबरें आ रही होती हैं, हर जगह से न्यूज आ रही होती है। फॉर्मर क्रिकेटर्स के स्टेटमेंट्स, हर बंदा अपने असाब पे इतना मजबूती से काबू नहीं रख सकता कि वो मीडिया से अपने आप को किनारा कशी कर ले और अपने आप को जो है वो आइसोलेट कर ले। बहुत बड़े बड़े प्लेयरों को मैं जानता हूं जिनको पीयर प्रेशर ने और साथ वाले क्या कह रहे हैं और टीवी उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, इस चीज ने उनके करियर खराब किए हैं। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने इर्द गिर्द हर चीज को शट डाउन कर देते हैं। वो कहते हैं जब हम सीरीज खेलने जाते हैं हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस मैच पे होता है, हमारा हदफ जीत होती है और उसके अलावा वी डोंट केयर कि क्या बात हो रही। ये वो चीजें हैं कि छोटी छोटी एडजस्टमेंट, वहां पर आपको सिर्फ मेंटली टफ करने की जरूरत है। प्लेयर को साइकोलॉजिकल इसके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है। कहने का मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि कई दफा खाली क्राउड और भरे क्राउड में बड़ा फर्क होता है। शायद शायद इंडिया के किसी मेन बॉलर से हमारे वाला बॉलर ज्यादा लीथल हो। मेरा ख्याल है, मैं ये नहीं कि अपनी टीम की तारीफ कर रहा हूं, इस वक्त इंडियन स्क्वाड भी मेरे सामने खुला पड़ा है। यकीन माने मैं पूरे होशो हवास में ये बात कर रहा हूं कि शाहीन शाह अगर मिसाल है बुमराह का या फॉर एग्जांपल मोहम्मद शामी का या ठाकुर का लेवल है, तो मेरी नजर में हसन अली इज यस, परफॉर्मिंग एट अ यस, स्टैंडर्ड, यस। इज परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड। हमारे पास भी वो बॉलर है, बट द मोमेंट वो ग्रीन शर्ट से ब्लू शर्ट आती है द इमोशन चेंजेस। सेम गोज फॉर देम। वो अपने नेट पे बहुत बड़े बड़े बॉलर खेलते होंगे, बहुत बड़े बड़े बैट्समैन को बॉल करते होंगे, विराट कोहली को बॉल करते होंगे, बट उनके जेन में नेट में बॉल करते हुए विराट कोहली का प्रेशर नहीं होगा। नहीं होगा। उनको बाबर आजम का प्रेशर होगा, उनको मोहम्मद रिजवान का प्रेशर होगा। इस वक्त रिजवान की जो फॉर्म लगी हुई है, तो कहने का मकसद है कि जो ये चीजें हैं ना, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं, इनमें इतने बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं, इनको कुछ नहीं सिखाना आपने। इनको जो इन्होंने जो कुछ सीखना था ये उम्र के उस हिस्से में, ये एवं नेशनल टीम में नहीं आ गए। इनको समझाना है आपने, सिखाने से ज्यादा समझाने की जरूरत है। और तो आपका ये ख्याल अगर है कि चीज जो आप इस वक्त, ये आप, जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि थोड़े से स्लाइड चेंजेस की जरूरत है, बड़े चेंजेस की, बड़े बड़े कोचों की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपकी इन बातों से मुझे लग रहा है कि ये जो हम कंसल्टेंट्स लेके आए हैं, ये कंसल्टेंट्स एक्चुअली हमें लाना चाहिए था फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए। उन प्लेयर से वहां से उनको ग्रूम कर रहे हैं और उसके बाद वहां से जब आगे आए तो फिर मेरा ख्याल है हमारे लिए यहाँ पे आके सकलैन ही काफी है, इस किस्म के लोग ही काफी हैं जो थोड़ा थोड़ा सा जरा फाइन ट्यून कर देंगे, जो उनको डिसिप्लिन मेंटेन कर लेंगे, चीजें कर लेंगे। साइकेट्रिस्ट की जहां तक आपने बात की, बहुत पहले जब हम लोग देखते थे, हम लोग मैचेस देखने जाते थे, कुछ प्लेयर्स से दोस्तियां थी, हम वहां पे उस वक्त अच्छा टाइम था, डगआउट तक जाने की इजाजत मिल जाती थी, तो वो वहां पे जाते थे तो साइकेट्रिस्ट साथ होते थे। और वो मैच से पहले और मैच के बाद बाकायदा थेरेपी होती थी, सबकी क्लासेस होती थी, सबको बिठाया जाता था। जो जिस टीम के साथ मैच खेलना है उससे पहले वो पूरे का पूरा साइकेट्रिस्ट पूरा माहौल बनाता था, समा बांधता था पूरा उनको, फिर उसके बाद वो भेजा जाता था। मेरा ख्याल है अब वो जो है वो खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन इस किस्म की जो जरूरी चीजें थी वो माइनस होती जा रही हैं, वो गैर जरूरी समझी जाने लग गई, जो बहुत जरूरी चीजें थी। क्या ऐसा ही है? डेफिनेटली ऐसा ही है जी, डेफिनेटली ऐसा ही है। लेकिन बात अगेन वही आ जाती है कि वो बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाले जो एनालिस्ट साथ कैरी हो रहे हैं, उनको ये चीज क्यों नहीं फील होती? अगर आपको यहाँ पे बैठे हुए, आप तो सैलरी भी नहीं लेते पीसीबी से, अगर आपके दिल में बतौर बतौर हमदर्द, बतौर क्रिकेट लवर, अगर आपके जहन में ये चीज आती है कि वो कहाँ गए वो साइकोलॉजिस्ट साथ होने और साइकेट्रिस्ट, और ये किधर गए और ये क्यों नहीं अब उस तरीके से, आई एम श्योर कि ऑब्वियसली उनके बोर्ड पे अभी भी पैनल पे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बट देन अगेन क्या वो डिलीवर कर रहे हैं, क्या वो नतीजा दे रहे हैं? आई मीन मैं ये बात करता हूँ कि एक सीरीज के दरमियान में आप खड़े हैं,
आप एक सीरीज के सेंटर में, हम ये अज्यूम कर लेते हैं, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड मैं ये बात कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली चूंकि हमारा इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में, वो आपको पता है कि इंडिया ने सिंगल हैंडेडली हमें डोमिनेट किया हुआ है। तो बात यह है कि इस तरह की सिचुएशन में आपको पाकिस्तान टीम को क्या सिखाने की जरूरत है। मैं अगर 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 मुझसे पूछे, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, तो मैं तो उनको ये बताऊंगा कि यार छोड़ दो, इसको जहन से निकाल दो कि ये वर्ल्ड कप का मैच है। डोंट डोंट टेक इट एज ए वर्ल्ड कप का मैच। यही चैंपियंस ट्रॉफी में तुम लोगों ने क्या धुलाई की 2017 में, जून में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक है, बहुत से प्लेयर्स हैं वैसे, फखर जमान है, मतलब उस टाइम पे खैर अजहर अली वगैरह था, वो टीम का हिस्सा नहीं है, बट कहने का मकसद है यही, शादाब खान ने कितने अच्छा डिलीवर किया, उसकी जजमेंट कितनी अच्छी थी, मुझे अभी भी याद है युवराज सिंह जजमेंट जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम उछल पड़े थे कि कैसे उसने डिसीजन लिया कि जनाब नहीं ये आउट है, आप ले, आप जो है वो पकड़े उसको उसको पकड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कितना इंपॉर्टेंट था उसमें। कहूंगा। अच्छा, हमारा वक्त इस तरह से तेजी से गुजरता जा रहा है, मुझे आप बस लास्ट बताएं, उसके बाद फिर हम अगला सेशन करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि शोएब मकसूद की रिप्लेसमेंट जो हुई है शोएब मलिक से, इज इट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या क्या सूरत हाल होगी? देखिए, मैं आपको कर्ज करूं कि सबसे पहले तो ये कि शोएब मलिक को स्क्वाड में होना चाहिए, इसमें होना कोई दो चाहिए। राय है ही नहीं। आई मीन मैं अपनी अगर आपको एक पर्सनल राय दूं, मैन जो कि 40 साल का हो गया है, और वो अभी जो उसका फिटनेस लेवल है वो टेस्ट करा लें, वो हमारे टीम के कई प्लेयरों से। देखिए इरफान साहब, एज इज जस्ट नंबर, ये दो लोगों ने प्रूव किया है पहले माजी में भी, मिसबाउल हक अपनी फिटनेस से, यूनुस खान अपनी फिटनेस से, आप शोएब मलिक अगेन प्रूव कर रहे हैं अपनी फिटनेस से। और एज इज जस्ट नंबर, इसका अगर नेगेटिव साइड देखनी है तो आप देख लें उमर अकमल को, जो पर प्रूव कर रहे हाँ हैं यूएसए से। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि जो ओवरऑल एज है ना, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एज फार एज आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, आपको खेलना चाहिए। मुझे और याद शायद है, फास्ट बॉलर के लिए एज का मसला हो, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए तो एज का वैसे भी कोई जो उसमें फास्ट बॉलर हो तो चले, आप कहेंगे चलो एज का। आपको बताऊं, ये मेरी जाती राय है, क्रूशल सिचुएशन में चाहे हफीज हो चाहे मलिक हो, आप इनको बॉल दें, ये आपको ब्रेक थ्रू देंगे। ये ये बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, चाहे हफीज हो चाहे मलिक हो, ये वो प्लेयर हैं जो आपको ब्रेक थ्रू, आपको निकाल के देंगे विकेट, पार्टनरशिप तोड़ने के लिए भी काम आएंगे, हैंडी होंगे। अच्छा, मुझे मुझे अफसोस ये हुआ कि जब अभी कल वो हुई थी, कल परसों जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें उन्होंने आपके जो कैप्टन है उन्होंने शादाब का और इमाद का लिया नाम, जो उसके लिए स्पिन बॉलिंग के लिए, लेकिन उन्होंने इन दोनों का नाम नहीं लिया, शोएब का नाम भी नहीं लिया और हफीज का नाम भी नहीं लिया। और हालांकि हमारे पास अगर देखा जाए तो स्पिनर्स ये जो जो सरप्राइज दे सकते हैं वो ये दोनों हैं। शादाब तो वैसे ही कंफ्यूज्ड है कि उसने बैटिंग करनी जिंदगी में कि बॉलिंग, और उसके पीसीबी भी कंफ्यूज्ड है कि उसको रख लिया है तो अल्लाह करे बैटिंग में चल जाए, अल्लाह करे बॉलिंग में चल जाए। और इमाद जो है वो वैसे ही बेचारा आजकल पता नहीं अंडर प्रेशर है ये क्या है, उससे भी इतना नहीं हो रहा। तो इन दोनों का जो है वो बाबर आजम ने नाम ही नहीं लिया, हालांकि ब्रेक थ्रू अगर कोई कर सकता है और खासतौर पे उन पिचेस पे, शारजा की और उसकी पिचेस पे जहाँ पे स्पिन ज्यादा काउंट करती है, अबू धाबी की और दुबई की पिचेस पे, तो इसका जिक्र नहीं हुआ उसमें। आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या ओवर कॉन्फिडेंट है हमारे कैप्टन भी? इसमें इरफान साहब दोनों चीजें हो सकती हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि शायद इनकी सिलेक्शन जो है वो उस तरीके से एज अ बॉलर, पाकिस्तान की जो टीम है, मैनेजमेंट है या कप्तान है, वो इनको एज अ बॉलिंग ऑप्शन नहीं देख रहा, शायद दोनों को, शोएब मलिक को या मोहम्मद हफीज को। अगर ऐसा है तो ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि अगर आप दोनों का रिकॉर्ड देखें तो मलिक का भी करियर जो है, मलिक एक इस्टेब्लिश्ड ऑलराउंडर हैं, विदाउट अ कंफ्यूजन, विदाउट विदाउट अ अ डाउट। कंफ्यूजन। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। उस हफीज, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट जो सक्सेस मोहम्मद हफीज को मिली है पूरी दुनियाई क्रिकेट में, इतना सक्सेसफुल बॉलर कोई भी नहीं है जिसको लेफ्ट, हफीज वो बॉलर है ऑन हिज डे, 6 की 6 बॉलें वो एक ही जगह पे मार सकता है। यकीन माने, मैंने हफीज को नेट करते हुए भी देखा, मैं हफीज जैसा, इतना कंट्रोल है मोहम्मद हफीज के पास, 6 बॉलें वो एक ही जगह पे। हाँ, वो अलग बात है, मुझे कभी कभी लगता है कि हफीज को खुद भी नहीं पता होता कि मेरी टर्न कौन सी करेगी और सीधी कौन सी जाएगी। लेकिन ये है, ही इज जेन्युइन जेन्युइन पार्टनरशिप तोड़ने वाला बॉलर है। और दूसरी वो जाने अगर मैं फर्ज करूं तो पीसीबी ने जो फहरिस्त जारी की ना, अगर आप उस फहरिस्त को देखें,
मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम ऑलराउंडर के सेक्शन में लिखा हुआ था। मैं आपको ये बताऊं, बोर्ड की अकल की जो हालत है वो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम ऑलराउंडर के सेक्शन में, शादाब का भी नाम ऑलराउंडर के सेक्शन में है। हालांकि मेरी नजर में शादाब खान इज अ बॉलर जिसको ताजा ताजा शौक चढ़ा है बल्लेबाजी का और उसमें पोटेंशियल है ग्रो करने का, बट वो अभी स्टैब्लिश्ड ऑलराउंडर नहीं है। ऑलराउंडर मेरी हाँ। नजर में हारिस हारिस रऊफ को ले जाना ठीक था, इरफान साहब, हारिस ने मुझे डिसअपॉइंट किया। है ना। मैं बहुत डिसअपॉइंट किया, मैं आपको बताऊं, वो मेरी आंखें तरस गई हैं वो हारिस रऊफ देखने के लिए जिसने बिग बैश में वो सीजन अच्छा लगा लिया था, सीजन जिसके अच्छा बाद लगा, एक सीजन बस उसमें। हारिस ने इतना डिसअपॉइंट किया। एक बंदा हो जिसका यार 12 12 स्टेप्स का रन अप हो और वो 148 कराता हो, और उस बंदे का करियर रिकॉर्ड शो कर रहा हो कि वो अपने अपनी फॉर्म को ट्रांसफर नहीं कर सका, परफॉर्मेंसेस को वो ट्रांसफर नहीं कर सका बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस में। आपको दुख नहीं होगा तो और क्या होगा। मेरी नजर में हारिस रऊफ, मेरी जाती राय में, अगेन नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट ये है कि हारिस रऊफ, मैं कुछ ज्यादा हारिस रऊफ पे डिपेंड नहीं करना चाहता ज़हनी तौर पे। मेरे लिए अभी भी पाकिस्तान बॉलिंग में जो दो फास्ट बॉलर हमारे ट्रम्प कार्ड होंगे, हसन अली होंगे और शाहीन शाह। बस मैं इन्हीं दो को एक वैल्यूबल चॉइस समझता हूँ। हाँ, पाकिस्तान के पास चूंकि ये क्वालिटी है कि अगर एक बॉलर को मार पड़ भी रही हो तो ये यहाँ पे वो रोल आ जाता है कि 2 ओवर हफीज निकाल देंगे, 2 ओवर मलिक निकाल देंगे, और आप जो चौथे व पांचवें बॉलर का कोटा जो है वो आप पूरा कर जाते हैं, या किसी बॉलर को अगर मार पड़ी है उसको 3 ओवर पे रोक के एक आधा ओवर इनसे करा जाते हैं। फिर एक अच्छी क्वालिटी मैं समझता हूँ कि शोएब मलिक नए नए बॉल के अच्छे बॉलर नहीं है, क्योंकि उनके पास उस तरीके से स्किड नहीं होती उनकी बॉल, वो प्रॉपर ब्रेक करने वाले बॉलर है, प्रॉपर ऑफ ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हफीज का और इमाद का तो ये है ना कि ये न्यू बॉल बॉलर भी है। न्यू बॉल बॉलर मैं इनको इसलिए कह रहा हूं कि दोनों के पास कंट्रोल अच्छा है, दोनों नया बॉल भी कर लेते हैं। तो इसलिए ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर कुछ कुछ स्ट्रैटेजी वो वाली यूज हो सकती है जो 2012 में हम सेमीफाइनल तक गए थे वर्ल्ड T20 के। और आपको याद होगा कि रजा हसन हमारे लिए नया बॉल करते थे और साथ मोहम्मद हफीज, क्योंकि उस टाइम खुद कप्तान थे। तो मोहम्मद हफीज जो है वो भी अगर कोई लेफ्ट हैंडेड लगता था, ओपनिंग पेयर में लेफ्ट हैंडेड होता था तो हफीज खुद कर लेते थे। अगर कोई राइट हैंडेड होता था तो रजा हसन से वो नया बॉल करा रहे थे। इस तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अगर राइट हैंडेड हो तो इमाद वसीम काम आ सकती हैं, लेफ्ट हैंडेड हो तो मोहम्मद हफीज काम आ सकते हैं। सो ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका बड़ा फायदा होगा, और ये मैं इनको बेहतर ऑप्शन कंसिडर कर रहा हूं देन हारिस रऊफ। ये वो बॉलर्स हैं जो हसन अली का और शाहीन शाह का अच्छा साथ दे सकते हैं। अली जाफर, आपसे बातें करने का बहुत मजा आ रहा है। लेकिन हर बारी जब भी आपके साथ बात होती है, जब प्रोग्राम में चैनल पे भी होती थी, तब भी वक्त की तंगी होती थी। तो अभी भी ऐसी कोई सिचुएशन है, लेकिन आप इस वादे के साथ कि जब जब हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारा साथ देंगे, हमारे साथ हमारे पास आएंगे। हम व्यूअर्स से भी इजाजत चाहते हैं, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि क्लोजिंग नोट्स आपने व्यूअर्स के लिए देने हो तो प्लीज दे दीजिए, उसके बाद इजाजत लेते हैं। व्यूअर्स को मैं ये कहूंगा कि जो भी हो, रिगार्डलेस आपने होप नहीं छोड़नी, आपने दुआ करनी है, और हमारे पास अच्छी टीम है, और मैं अभी भी समझता हूं कि हम फेवरेट्स हैं, वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। तो जो हम अच्छी परफॉर्मेंसेस पिछले 4-3 वर्ल्ड T20s में नहीं दे सके, और 2012 के बाद 2012 और 14 के बाद हम सेमीफाइनल से आगे भी नहीं जा सके, इंशाल्लाह इस वर्ल्ड T20 में जो है वो नताइज मुख्तलिफ होंगे। और आखिरी पैगाम जो मैं देना चाहूंगा वो ये है कि ये शख्स जो ये प्रोग्राम कंडक्ट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि इससे अच्छा, इससे लाइटर नोट पे वैल्यूएबल कंटेंट आपको कहीं और से बड़ा मुश्किल है कि मिले। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। ये सारे व्यूअर्स के सामने हम आपसे वादा करते हैं कि आपके लिए हम हर वक्त दस्तयाब हैं और हर अल्लाह वक्त। अकबर। बल्कि मेरे लिए प्लान करते हैं कि 24 तारीख को जो है ना, प्री और पोस्ट दोनों करते हैं फिर। इंशाल्लाह 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 डन। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।